गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम जिस क्लास की बात करें वो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस और पेपर है आपका फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी अर्थात राजनीतिक सिद्धांत। देखिए जो है मैंने जो है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक का डिस्कशन किया, यानी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत, सेकंड यूनिट के अंतर्गत, थर्ड यूनिट के अंतर्गत। उसके बाद जो है यूनिट फोर्थ आती है और फोर्थ यूनिट के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक बनता है राजनीतिक विकास। अर्थात राजनीतिक विकास के बारे में मैंने जो है आपके पहले इसी टॉपिक पे जो है मैंने 2 वीडियो पर डिस्कशन किया, यानी उसके अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, उसके उद्भव और विकास यात्रा के बारे में, और फिर उसके उसी टॉपिक के अंतर्गत मैंने जो है जो लुशियन पाई का जो मॉडल है, जो राजनीतिक विकास में सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली जो मॉडल दिया गया है, जो प्रतिमान दिया गया है, नए प्रतिमान के रूप में जो अहम योगदान माना जाता है वह है लुशियन पाई। और लुशियन पाई को ही राजनीतिक विकास का जनक कहा जाता है। वैसे मैंने पहले भी ये बात बताई है कि राजनीतिक विकास की जो शुरुआत हुई जो है प्रिंस्टन विश्वविद्यालय के अंतर्गत बहुत सारे विद्वानों ने जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो है एक फोकस किया कि हमें जो है वर्तमान परिवेश के अकॉर्डिंग जो है या जिस प्रकार की आवश्यकता हुई है कि जब द्वितीय विश्व के बाद विश्व जो है 2 गुट में विभाजित हो गया, एक पूंजीवादी गुट के अंदर, दूसरा साम्यवादी गुट, और उसी गुट को एक प्रथम दुनिया और दूसरा है दूसरी दुनिया देशों के रूप में उसको रूपांतरित किया गया। अब जो है ऐसी जो दुनिया है या ऐसे जो राष्ट्र है जहां पर पूर्णतया किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं है, यानी वो भटके है, अर्थात उनकी स्थिति उसी अकॉर्डिंग है जो आज भी वो गुलाम है या पराधीन है या साम्राज्यवाद या औपनिवेशिकवाद के रूप में जो है अपना जीवन जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन सभी विद्वानों ने, जैसे मैंने पहले भी बताया, चाहे लुशियन पाई हो, आमन पावर हो, या कॉलमैन, रिंग्स, या माइनर विनर, या डेविड स्टर्न, लिपसेट, गुंडर मिंडर, आर्गेंस्की, रोस्टोव, ये सभी विद्वानों ने कहीं ना कहीं इस नवोदित राष्ट्र की समस्या को जाना और परखा कि वास्तव में उनकी दशा क्या है और उसको किस मूवमेंट के रूप में उसको दिशा देनी चाहिए। तो उन्होंने एक माध्यम बनाया राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से, और वो राजनीतिक सिद्धांत का जो मुख्य जो उपादान था या मुख्य अवधारणा जो थी वह राजनीतिक विकास के रूप में थी। तो यहाँ पर मैंने 2 पहलू के रूप में भी विभाजित किया, एक मार्गी के रूप में, दूसरा बहुमार्गी के रूप में। ये सारी बातें हो गई, और फिर उन्होंने मैंने ये भी बताया आपको कि लुशियन पाई का जो दिया गया जो है मॉडल है वो 3 विशेषताओं पर डिपेंड है, एक समानता के रूप में, एक क्षमता के रूप में, एक विभेदीकरण के रूप में। जो ये सारी बातें हमारी हो गई थी। उसके बाद जो मैंने आमन पावल के रूप में भी जो मॉडल दिया गया था उसको भी मैंने फोकस किया। अब जो तीसरा मॉडल जो दिया गया है आर्गेनसिम के रूप में, ये आर्गेनसिम ने जो है राजनीतिक विकास के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें बताई, उसके अंतर्गत जो पहली बात बताई है आदिम एकीकरण की राजनीति, यानी आदिम एकीकरण। जो जैसे मैं बता आपको बहुत सारी ऐसी जैसे नवोदित राष्ट्रों में ऐसी जातियां हैं, जैसे अफ्रीकी महाद्वीप में भी बहुत ऐसी आदिवासी जातियां हैं, अमेरिकी लैटिन अमेरिका के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है। उन आदिम एकीकरण जो जातियां हैं उनका जो है उनको संगठन में कैसे लाया जाए, यानी उनको जो है इसको उस परिवेश के अकॉर्डिंग उसका डेवलप कैसे किया जाए, जो समाज से दूर है, जो राज्य से दूर है, उनको कैसे जोड़ दिया जाए। तभी जो है जब कोई यानी सामाजिक तौर पे भी जो अगर वो संगठित नहीं है तो हमें जो है कहीं ना कहीं उस जातियों को, उस प्रांत को जो है हमें जोड़ना चाहिए, जिससे क्या होगा उस एरिया का भी विकास होगा, तो वो सभ्य बनने की कोशिश करेगी, उनका भी जो है कहीं ना कहीं मूलभूत जो उनकी जो जरूरत है उनकी कहीं ना कहीं आसानी से उसकी पूर्ति हो सकती है, यानी वो अपना जीवन जो है, अपना भरण पोषण है, अपनी जो परिवेश की जो अपना जो पर्यावरण है वो एक सही तरह से संतुलित बना के जी सके। तो ये सो आर्गेनसिम ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें ऐसी जातियों का एकीकरण करना चाहिए, राजनीति के माध्यम से उनको एक सूत्र बांधना चाहिए, ये उनका मुख्य फोकस था। यानी राजनीतिक विकास के रूप में उन्होंने कहा कि ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी लुशियन पाई ने अलग बात बताई है, आमन ने अलग बताई, लेकिन आर्गेनसिम कह रहा है कि नहीं, हमें जो है कहीं ना कहीं आदिम एकीकरण की राजनीति के रूप में, अर्थात जो नवोदित राष्ट्र में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं या बहुत सारे प्रांत राष्ट्र है, उनको भी जो है उनका राजनीतिकरण होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण की राजनीति, ये भी सब लोग कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं इंडस्ट्री खुलेगी,
फैक्ट्रियां खुलेगी, कारखाने खुलेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलेगा, कहीं ना कहीं राज्य विकास करेगा। और जब राज्य की विकास करेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अब जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो बाजार का जो है डिमांड बढ़ेगा। जब बाजार का डिमांड बढ़ेगा तो आगत निर्गत के रूप में बात आएगी, यानी इनपुट आउटपुट अर्थात एक्सपोर्ट या आयात निर्यात के रूप में बात हो सकती है। तो ये सारी बातें किसके रूप में होगी? औद्योगिक क्रांति। आपको पता होगा कि पहली बार जो औद्योगिक क्रांति वो ब्रिटेन में हुई, और ब्रिटेन जो है किस प्रकार जो है अपना आप में सबल बना, समृद्ध बना, शक्तिशाली बना। और उसी क्योंकि सारी फैक्ट्रियां कारखाना वहीं खुलने के बाद जो है धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया, और फिर उसके बाद एक कंपनी के रूप में अलग अलग जो है अफ्रीकी और एशिया महाद्वीप में अपना औपनिवेशिक स्थापित कर दिया। उसका मूल कारण क्या था कि वहां पर पहली बार औद्योगिक क्रांति हो गई, यानी वहां पर रोजगार प्राप्त हो गया, और फिर उसके बाद अपना प्रोडक्ट बाहर जो है उन्होंने सेल करने की कोशिश की। तो मुख्य कारण राजनीतिक विकास का एक बहुत बड़ा जो है कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं औद्योगिकरण के आधार पर राजनीति होनी चाहिए, औद्योगिकीकरण पर उनका विकास होना चाहिए। ये भी आर्यन सिंह ने अपने जो है विकास के मॉडल में बताया गया। फिर उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कल्याण की खुशहाली, यानी कहीं ना कहीं राष्ट्र की खुशहाली तभी होगी जब आपका आर्थिक विकास होगा, जब आपका औद्योगिक विकास होगा, जब आपकी सरकार या व्यवस्था ऐसा है, आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, तभी जो है हम राज्य के विकास के दायरे में देख सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि प्रमुखता की राजनीति, ऐसी राजनीति होनी चाहिए, यानी कई बार क्या होता है कि व्यक्तिवाद के रूप में भी जो है इसको फोकस किया जाता है, या ऐसी जो सरकारें आती हैं या ऐसे जो है अधिराज्यवादी आते हैं जो प्रमुखता यानी धरातल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और राज्य के जो है एक वेलफेयर स्टेट के रूप में भी काम कर सकते हैं, या राज्य के विस्तार के रूप में भी बात हो सकती है, या गुड गवर्नेंस के रूप में, या अच्छे सुख के गुड स्टेट के रूप में भी बात हो सकती है। तो ये सारी बातें इसके अकॉर्डिंग मानी जाती है राजनीतिक विकास ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। अब ये सारी बात होने के बाद जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बातें आती है कि भी राजनीतिक विकास के कौन से साधन। तो राजनीतिक विकास के जो प्रमुख साधन के रूप में मैंने जैसे यहाँ लिखा है कि पहली बात आती है क्रांतिकारी नेता, यानी अगर कहीं राज्य में परिवर्तन करना है, प्रांत में परिवर्तन करना है, समाज में परिवर्तन करना है, या कहीं ना कहीं एक नया परिवेश, नया पर्यावरण बनाना है, या कहीं ना कहीं हमें जो है हलचल पैदा करनी है, तो उसका मुख्य जो है कौन भूमिका निभाएगा, यानी लीडरशिप करने वाला नायक होगा या नेता होगा, या जो है कोई हीरो हो सकता है, या एक अच्छा क्रांतिकारी जो है नेता हो सकता है। उनके बिना जो है किसी प्रकार के हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते। यानी समाज के अंतर्गत एक नई जान देना, एक नया मोटिवेशन के रूप में नई प्रेरणा देना, या उनके मनोबल को बढ़ाना, या उनकी वीर पावर को बढ़ाना, ये सारे कार्य किसके रूप में होगा? क्रांतिकारी नेता के रूप में। जैसे अभी हम मोदी जी को है विकास पुरुष मानते हैं, या इंदिरा गांधी जी का भी बड़ा योगदान मानते हैं भारत के विकास के रूप में। तो ऐसे बहुत सारे हर देश के अंतर्गत इस प्रकार के क्रांतिकारी नेता होते हैं, बड़े जो नायक होते हैं, हीरो होते हैं, जो लोगों के दिल में बात बैठने की कोशिश करते हैं, ऐसे काम करते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं एक सर्व यूनिवर्सल के रूप में काम करने की बात होती है। जैसे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी जो है हम बात करते हैं तो उनका बहुत बड़ा योगदान मानते हैं सत्य अहिंसा के रूप में। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो नेता होते हैं, चाहे अब्राहम लिंकन की बात हो, या जो है जैसे अफ्रीकी नेल्सन मंडेला की बात आती है, या जो ऐसे और भी बहुत सारे चाइना के अंदर भी हम देखते हैं सन्यास सेन है, माओ से तुंग है, ऐसे लोगों ने जो है कहने के इस प्रकार का रिवोल्यूशन किया, इस प्रकार परिवर्तन किया, जो विकास के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान मान सकते हैं। दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है राजनीतिक विकास या राज्य के विकास के लिए नौकरशाही की बहुत बड़ी भूमिका मानती है। अधिकारी तंत्र, यानी सारा काम किसके अकॉर्डिंग होगा, यानी कोई भी पॉलिसी बनानी है, या कोई भी प्लानिंग बनानी है, कोई भी मैनेजमेंट या किसी भी प्रशासन को व्यवहार में परिवर्तन करना है, तो अहम योगदान किसका होगा? नौकरशाही। क्योंकि सारा कार्य कौन करता है, कौन देखरेख करता है, किसके रूप में ड्राफ्टिंग होती है? नौकरशाही के रूप में, यानी अधिकारी के रूप में। अधिकारी ही जो है कहीं ना कहीं एक मुख्य प्रबंध का हृदय होते हैं, हार्ड होते हैं। इनके बिना जो है न तो सरकारें काम कर सकती है, न किसी प्रकार का प्रशासन सही तरह से चल सकता है। यानी गुड गवर्नेंस के रूप में नौकरशाही का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। फिर है राष्ट्रीयता की भावना, यानी राजनीतिक विकास की बात तभी होगी जब हमारे अंदर जो यूनिटी की बात आएगी, राष्ट्रवाद की बात आएगी, राष्ट्र राज्य की परिभाषा होगी, यानी लोगों को देश के प्रति देश हित के रूप में बात होगी, सर्वहित की बात होगी, तो अपना आप जो है वो राज्य विकास करेगा निस्वार्थ के रूप में। अगर किसी प्रकार बेईमानी, भ्रष्टाचार या जो है कालाबाजारी या घूसखोरी या जो है ब्लैक मनी या व्हाइट मनी की बात नहीं होगी, तो वो राज्य अपना आप जो है वो आगे बढ़ेगा। जैसे यूरोपीय राष्ट्र में जो है ये राष्ट्रभक्ति जो भावना है, जो यूनिटी है, वही कारण है जो वो राष्ट्र अपना में विकसित है। जितने भी विकसित राष्ट्र देखिए आप, चाहे पश्चिमी राष्ट्र देखिए, चाहे साम्यवादी राष्ट्र देखिए, वहां पर इस प्रकार की यूनिटी है। और एशिया महाद्वीप के अंदर जो है हमारे यहाँ पर क्या है कि कई बार राष्ट्र की बात को हम
परिवार हित या व्यक्ति हित को ज्यादा मानते हैं, जिसके कारण राज्य विकास नहीं करता है, राष्ट्र हित की बात नहीं होती है और देश समृद्ध या विकास नहीं कर पाता है। उसका मूल कारण है क्योंकि हम स्वार्थ के रूप में अपनी बात होती है, स्वार्थ पॉलिटिक्स होती है, जिसके आधार पर राज्य अपना विकास नहीं करता है। दूसरा जो है और उन्होंने बताया पॉलिटिकल पार्टी, यानी पॉलिटिकल पार्टी का भी जो है राजनीतिक विकास के रूप में बहुत बड़ा एक साधन माना जाता है, बहुत बड़ा कारक तत्व है। इनके बिना जो है हम किसी भी प्रकार की विकास की परिभाषा नहीं कर सकते, क्योंकि दलों के माध्यम से सरकार का गठन होता है। दल नहीं होते तो न तो लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं, न सरकार की कल्पना कर सकते हैं, तो इन पॉलिटिकल पार्टियों का भी बहुत बड़ा योगदान मान सकते हैं। अब जो है कई बार ये बातें आती है कि राजनीतिक विकास कैसे, कौन से योगदान है, तो राजनीतिक विकास के लिए जो है मैंने वैसे पॉइंट बताया है कि इनका मोटे तौर पर 3-4 ऐसे पॉइंट है जो राजनीतिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे पहला है तुलनात्मक अध्ययन के रूप में भी सहायक होता है। राजनीतिक विकास एक ऐसा तत्व है जो एक कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक अध्ययन के रूप में भी ये मेथड काम करने की बात करता है कि भी जैसे कौन सा राष्ट्र विकसित है, कौन सा राष्ट्र विकासशील है, कौन अल्प विकासशील है, कौन अल्प विकसित है, या कौन जो है आर्थिक रूप से मजबूत है या कौन कमजोर है, या किसकी सरकार अच्छी है, कौन सी संस्था अच्छे काम कर रही है, किस देश का ग्रोथ अच्छा है, किसकी जीडीपी अच्छी है। ये सारी बातें किसके रूप में जो है राजनीतिक विकास का जो है हम साधन मानेंगे, तुलनात्मक के रूप में। दूसरी बात आती है कि योगदान के रूप में राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण में भी सहायक होता है, यानी जो सिस्टम है उस सिस्टम को डिवाइडेशन किसके माध्यम से करेंगे, विकास के माध्यम से। यानी जब तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात नहीं होगी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी संस्था में, किसी भी सरकार में या राज्य के रूप में, तो कहते हैं कि राज्य की शुरुआत भी विकास के रूप में बात होती है, क्योंकि विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है और वो सतत गति करता रहता है। तो उसका जो है जब तक राज्य गति करेगा तो वो गति किसके रूप में कर रहे हैं, तो उसका डिवाइडेशन उसी आधार पर जो विकास की परिभाषित होती है। फिर सामान्यीकरण में फिर है अर्थपूर्ण मानदंडों के आधार पर भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी आर्थिक तौर पर से आज अमेरिका अपना आप में एक पूंजीवादी लीडरशिप में अहम योगदान माना जाता है। यहाँ जो है आर्थिक तौर पे भी अमेरिका अपना मजबूत है, ब्रिटेन है, ऐसे यूरोपीय राष्ट्र भी बहुत सारे जो है, या चाइना को भी जो है उनका भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रूप से बहुत ही साउंड है, मजबूत है। ऐसे कंट्रीज जो है अपना आप में विकसित राष्ट्र है, किसके माध्यम से, आर्थिक तौर पे। अब जो है ये सारी बातें होने के बाद जो है कई बार राजनीतिक विकास के बारे में क्रिटिसाइज भी होती है कि भाई ऐसी क्या कमियां रही जिसके कारण की आलोचना हो रही है। तो उसके मोटे तौर पर मैंने 3-4 पॉइंट बताया है। एक पहला पॉइंट है परिशुद्ध परिभाषा का अभाव, यानी राजनीतिक विकास के अंदर जो उसकी परिभाषा है वो स्पष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसकी आलोचना हो रही है। फिर है सर्वमान्य आदर्श प्रतिमान का अभाव, यानी ये कोई आइडियल जो है एक सिंबल नहीं है राजनीतिक विकास का, क्योंकि जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि इस राज्य का विकास होगा, यानी एक फैक्टर को उन्होंने मान्यता नहीं दी। कहीं ना कहीं अलग अलग जो है विद्वानों ने अलग अलग मतभेद बताए, अलग अलग राय बताए, अलग अलग प्रतिमान मॉडल बताए, जिसके कारण जो है एक आइडियल की बात नहीं आती है, एक आदर्श प्रतिमान के रूप में हमें सामने नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण इसकी आलोचना होती है। फिर आता है राजनीतिक विकास में सामाजिक आर्थिक तत्व का भी योगदान है, यानी इनमें ज्यादातर जो है दो बातें बताई गई, सामाजिक तौर पर और एक आर्थिक तौर पर, जिसके कारण क्या हुआ, इसकी आलोचना हो रही है। फिर एक महत्वपूर्ण जो है आलोचना का एक मुख्य कारण है मार्क्सवादी उपागम विकास नहीं है बल्कि राजनीतिक पतन है, यानी जो इन्होंने जो है सामाजिक आर्थिक तौर पर जो है जिस आइडियोलॉजी को उन्होंने ज्यादा सपोर्ट या फोकस करने की कोशिश की वह है मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी अवधारणा में विकास का जो एक कारक नहीं है, तत्व नहीं है, यानी कहीं न कहीं जो है बहुत सारे ऐसे विद्वान इसको मानते हैं कि ये पतन का कारण बन सकता है, क्योंकि विकास जो है औद्योगिकरण के रूप में हो सकता है, विकास जो है मशीनीकरण या लोकतंत्र के रूप में बात आ सकती है, क्योंकि साम्यवादी जो है लोकतंत्र की बात नहीं करता है, वह राज्य का विरोध करता है, राज्य का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि वह न तो वर्ग या दल की बात करता है। जब आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक विकास के प्रमुख साधन के रूप में राष्ट्रीय दल होना चाहिए, लेकिन जो है साम्यवादी ये कह रहे हैं कि भाई मार्क्सवादियों को मानना है कि हम न तो दल विहीन और वर्ग विहीन के रूप में होना चाहिए, राज्य पूर्णतः राज्य क्या है, पूंजीवादियों की कब्रिस्तान है, यानी इस प्रकार की जो है डायलॉग जो है कहीं ना कहीं विकास के लिए बाधक हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है आलोचना के रूप में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए आपको जो है इस विकास को मैंने ये सारी बातें इसके लिए बात बताई क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट, यानी आप जो है एग्जामिनर को कहीं ना कहीं उनको गाइड करना है या उनको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट के रूप में बिंदु बनाने पड़ेंगे। पहले अर्थ परिभाषा, फिर उसके बाद जो है उनके प्रमुख लक्षण या उनके प्रतिपादक कौन है, फिर उसके बाद जो है उनका योगदान कितना है, फिर उसके बाद उसकी आलोचना होती है, फिर निष्कर्ष, संदर्भ, यानी इस तरह जो है एक बड़ा क्वेश्चन जो है आपका बनता है। थैंक यू।